जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज में 14वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने 13वां क्लास डिस्कस करा था, जहां पे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे और ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास होगा और जो भी टॉपिक होंगे उन सभी को हम लोग आज के इस सेशन से क्लियर कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज की इस सेशन का जो थ्योरेटिकल पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा और जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी मित्र क्लास 6 से लेकर के 10 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पूरे कंप्लीट तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस फाउंडेशन बैच में, जो कि आपका सभी परीक्षाओं के लिए है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। आपने क्या देखा था कि किसी परमाणु के अंदर उसके अपरमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो एक सुव्यवस्थित अरेंजमेंट होती है वो क्या कहलाती है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु की संरचना कहलाती है। मेरे मित्र, परमाणु की संरचना को समझने से पहले हम लोगों ने यह देखा कि किसी भी परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के खोज होने के बाद ही अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया सर, परमाणु की संरचना को समझने हेतु अपना अपना मॉडल दिया गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे गुरुजी एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा है कि एटॉमिक मॉडल में जो सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो किसका? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। इसके बाद जो सेकंड एटॉमिक मॉडल देखने को मिला वो किसका था? रदरफोर्ड का था। और उसके बाद जो हम लोग तीसरा पढ़ रहे थे वो किसका था? आप सभी कहेंगे सर बोर, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखा है तो मेरे मित्र विजयश्री एनसीईआरटी साइंस थ्योरी के प्लेलिस्ट के रूप में आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको पीछे की 13 क्लासेस सर डली हुई है, जो कि आपका एनसीईआरटी का है। और ये तीनों ही क्लासेस की चर्चा हम लोगों ने पीछे के सेशन में करा है इस तीनों ही मॉडल के बारे में। ध्यान देंगे कि बोर मॉडल में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि जब रदरफोर्ड नहीं समझा पाए चीजों को तो बोर साहब आए और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी एक विविक्त कक्षा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण के रूप में ह्रास नहीं होता है, यानी कि लॉस नहीं होता है। और फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं वो सर एक निश्चित कक्षा में होते हैं, जिसको हम लोग KLMN से क्या करते हैं सर? रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान देंगे कि जब बोर साहब अपने इस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे थे उसी वक्त किसकी खोज हो गई सर? उसी वक्त न्यूट्रॉन की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? न्यूट्रॉन की खोज हो गई। और मेरे मित्र, न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था सर? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करा। मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे आप सभी ध्यान में रख लेंगे। आप सभी ध्यान में रख लेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे सर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखना, हालांकि मैंने आपको बताया है फिर भी आपके रिकॉल के लिए यहां पे बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन को हम लोग N से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? N से सूचित करते हैं। और साथ ही आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? आप सभी कहेंगे कितना का क्या मतलब है गुरुजी? ये तो न्यूट्रल होता है। तो बिल्कुल चला, एक एग्जाम फॉर्मेट में याद रख लेना कि उदासीन बोले तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। कितना होता है सर? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो न्यूट्रॉन है और साथ ही साथ जो प्रोटॉन है वो कहां पे रहता है किसी भी परमाणु के अंदर? तो आप याद रखेंगे कि सर किसी भी परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है। और अब आप सभी ये कह सकते हैं, पीछे के जितने भी मॉडल को आपने देखा है उसके बेस पे,
कि गुरुजी अब हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि हम ये कहेंगे कि परमाणु गोलीय होता है, बिल्कुल होता है। इसके केंद्र में रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया, नाभिक को खोजा गया, और इस नाभिक में कौन होगा, आप कहेंगे सर इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग मिलेगी। इस वृत्ताकार मार्ग को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको या तो हम ऊर्जा स्तर बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, ऊर्जा स्तर बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। और मेरे मित्र परमाणु के कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के कक्षा को हम लोग के, एल, एम, एन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कक्षा की शुरुआत करेंगे कहां से, सर के से, और के के बाद जो भी हमारा सर क्रमागत अल्फाबेटिकल लेटर होगा उसको लेते चले जाएंगे। यानी कि ये नाभिक से सटा हुआ कक्षा है तो इसको हम लोग पहला कक्षा बोलेंगे और कक्षा 1 बोलेंगे, और ये उसके बाद का कक्षा है तो इसको हम लोग दूसरा कक्षा और एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो कक्षा होगी सर उसको हम लोग तीसरा कक्षा बोलेंगे, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे मित्र यहां तक तो चीजें ठीक थी, लोग इस बात से पूरी तरीके से सहमत भी हो गए थे। लेकिन अब बोर साहब ने क्या करा, जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं बताया कि परमाणु कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, परमाणु नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर, सॉरी परमाणु कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और साथ ही साथ जो वो चक्कर लगाएगा उसमें एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। उन्होंने ये भी फिक्स करा कि किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है और कितना उसमें रह सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया, और उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर एक सूत्र के रूप में बताया जो कि 2n² कहलाता है। क्या कहलाता है, 2n²। यानी कि मेरे मित्र अगर इस प्रत्येक कक्षा में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, यहां पे अगर हम लिखना चाहें मेरे मित्र कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इस चीज के लिए बोर साहब ने क्या फॉर्मूला दिया, 2n²। जहां n क्या है चला, आप सभी याद रखना, जहां n जो है वो कक्षा संख्या है, n इक्वल टू क्या, आप सभी याद रखेंगे कक्षा संख्या यानी कि सेल नंबर। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पहला कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2 होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा में 8 होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि n कक्षा संख्या है तो दूसरा कक्षा हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अगुना 2, आप कहिएगा 8। तीसरा कक्षा में कहिएगा सर 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के वितरण की बात करते हैं तो ये भी बोर साहब के द्वारा ही बताया गया। और बोर साहब ने क्या बताया कि सर किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। कितनी होगी, 2n² होगी। मेरे मित्र साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आगे जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि ये अगर हमारा कोई परमाणु है और ये इसका पहला कक्षा और ये इसका दूसरा कक्षा है और ये इसका तीसरा कक्षा है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम पहला सेल कहेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा, के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे इस नियम के सहारे हम ये कहेंगे कि ये जो परमाणु का हमारा लास्ट कक्षा एन है, इसमें सर इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही 32 हो 2n² के द्वारा, इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही 32 हो 2n² के द्वारा, 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहिएगा, सर 32 आएगा। लेकिन इसमें रह कितना सकता है सर, चूंकि ये बाहरी कक्षा है, ये क्या है सर, बाह्यतम कक्षा है, तो बाह्यतम कक्षा के रूल के अनुसार हम ये कहेंगे कि सर इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर 8। कितना होगा, 8। साथ ही मेरे मित्र इन्होंने क्या बताया कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। मेरे मित्र इन्होंने फिर यह भी कहा कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते। अब जैसे मान लो कि ये हमारा कोई परमाणु है, ये हमारा कोई परमाणु है
और इसमें 2 कक्षा है। अब आप सबों को मालूम है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा में 8 जाएगा, तो दूसरा में 8 तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि पहला में हमारा 2 ना चला जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि सर ये जो हमारा प्रथम कक्षा है इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन रख दें और इधर हम 8 रख दें, ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। और इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं सर, अलग अलग तत्वों का संयोजकता भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो मेरे मित्र, आपका जो आगे का टॉपिक है वो संयोजकता दिया भी गया है यहाँ पे, वैलेंसी। बस इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत सारे छात्रों को इसको निकालने में सर क्या होती है सर, कंफ्यूजन होती है। पहला तो आप ये समझिए कि संयोजकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? संयोजकता को हम लोग इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और कभी भी आपसे ये सवाल करा जाए कि संयोजकता क्या होता है, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु की जो संयोजन क्षमता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कि किसी परमाणु का किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की कैपेसिटी क्या कहलाती है सर, उसकी संयोजकता कहलाती है। या जुड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ये तो हो गया एक कॉमन सा परिभाषा कि सर किसी भी एटम का किसी अन्य एटम के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी या क्षमता होगी वो संयोजकता कहलाएगी। लेकिन मेरे मित्र, मूल रूप से अगर इसके आप परिभाषा पे फोकस करेंगे तो इसके परिभाषा में ही क्या छिपा हुआ है सर, इसका जो वैलेंसी निकालने का तरीका है वो छिपा हुआ है। कैसे? तो दूसरा हम लोग दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि किसी परमाणु द्वारा त्याग ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्या ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये किसी भी परमाणु की अन्य परमाणु के साथ संयोजन शक्ति को बताता है, वो तो बात फिक्स है। लेकिन किसी परमाणु द्वारा त्याग ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कैसे मेरे मित्र? आप सभी ध्यान देंगे, आप सबों को यह मालूम भी होगा कि जो धातु होगा वो सामान्यतः क्या करेगा? आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ही लॉस या गेन क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि सर मूवेबल पार्टिकल्स के रूप में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में बैठा हुआ रहता है। तो अगर मान लो कि कोई घर है उसमें 2 बुजुर्ग आदमी हैं, तो वो मार्केट तो बार बार नहीं जाएंगे। मार्केट दौड़ने के लिए सर कोई जवान लड़का ही जाएगा। तो यहां पे जवान लड़का जो घर में है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, क्योंकि उसको घर से बाहर भी जाना होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो घर है वो स्टेबल तरीके से चल पाए। तो मेरे मित्र, कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी करना चाहती है और अस्थायी करने के चक्कर में अपने द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, गेन करती है या साझा करती है, जो इसकी क्या कहलाती है सर? जवान लड़का कहलाती है, बोले तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को मालूम होगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है और अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या साझा करती है। अब कई सारे जगहों पे आपको चैनल के माध्यम से ये बताया जाता है कि अधातु जो है वो ग्रहण करता है और उपधातु जो है वो साझा करता है। सरासर गलत है। एनसीईआरटी को फेल कर दे रहा है ऐसे लोग, एनसीईआरटी को फेल कर दे रहा है। चला, कार्बन क्या है? आप कहते हैं सर अधातु है, और कार्बन के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। हाँ, ये अलग मैटर है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बताएं कि चला उपधातु के द्वारा भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर अधातु के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है या अधातु के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और साझा दोनों किया जाता है। आप याद रखिएगा आप सभी कि धातु के बाह्यतम कक्षा में जो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी, धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी या कितना हो सकती है? तो या तो सर 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। और धातु 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से सर लॉस कर सकता है।
लेकिन मेरे मित्र अगर आप अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे, अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप सभी ये याद रखिएगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। अच्छा, कहीं कहीं पर सिर्फ 5, 6, 7 की चर्चा होती है, तो मेरे मित्र कार्बन को आप कैसे छोड़ देंगे? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में आप कहेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि धातु का जो वैलेंसी होता है, धातु का जो वैलेंसी होता है, अगर हम धातु की संयोजकता की बात करते हैं चिला, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? धातु की संयोजकता इक्वल टू, धातु की संयोजकता इक्वल टू सर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये नया टर्म आ रहा है चिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो अधातु की संयोजकता होगी, जो अधातु की संयोजकता होगी वो कितनी होगी? आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे क्या कि सर अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना यहां पे कि अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन और धातु की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि सर व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देंगे कि किसी भी परमाणु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये परमाणु का केंद्र हो जाएगा, नाभिक जिसको बोलेंगे। ये पहला कक्षा और ये बाहरी कक्षा, इसके बाद भी और कक्षा होगा। तो बाहरी कक्षा हमारा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सर वो एटम हमारा कैसा है और उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आप कहेंगे सर नाभिक में स्टेबल रहेगा। अब इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि कोई हमारा परमाणु है, सिंपली हम मान लेते हैं कि सर कार्बन की ही, किसकी मान लेते हैं? कार्बन की ही। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब मेरे मित्र कार्बन के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया? आप कहेंगे 2, बाकी कितना बचा है? सर 4। अब मेरे मित्र आपके दूसरे कक्षा में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप कहिएगा 8 रहेगा तब न डालोगे, है ये नहीं है, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहिएगा सर 4 एकरा में भर देंगे और चुपचाप खड़ा हो जाएंगे। चला ध्यान में रखो, ध्यान में रखो कि ये जो बाह्यतम कक्षा है, ये जो बाह्यतम कक्षा है, तो इस बाह्यतम कक्षा में मौजूद, बाह्यतम कक्षा में मौजूद, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? चला आप सभी कहेंगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाएगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। अच्छा, आपके मन में आएगा कि बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दिया, लेकिन जो बाद का कक्षा बचा ओकरा क्या कहेंगे? मेरे मित्र बाह्यतम कक्षा के बाद जो आपको कक्षा मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सर कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। और मेरे मित्र बाह्यतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा उसको हम लोग वैलेंस सेल के नाम से जानेंगे, वैलेंस सेल के नाम से जानेंगे। और कोर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा, कोर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा, आप सभी ये ध्यान में रखना कि कोर इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इसको हम लोग कोर सेल के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हम एक दूसरा परमाणु लेते हैं चिल्ला, किसका? एल्यूमिनियम का। एटॉमिक नंबर 13 होता है, याद रखिएगा। वैलेंसी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी हो चिल्ला, इसके लिए आपको 1 से लेकर के मिनिमम 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास परमाणु का जरूर याद होना चाहिए। अब बच्चा नहीं रहे हैं आप कि हम आपको 1 से 18 तक का सलाह देंगे। 1 से 30 तक जरूर कंठागर कीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, संबंधित सवाल आपसे नहीं छूटेंगे, लेकिन याद रखना होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, परमाणु बनाओ चला। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि सर ये हमारा, 1 मिनट, ये तो हो गया अंडा जैसा, ये हो गया नाभिक, इसके चारों एक वृत्ताकार मार्ग, दूसरा तीसरा। ध्यान दो कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, दूसरा में कितना जाएगा? 8, तीसरा में कितना जाएगा? सर 3, 13 गो इलेक्ट्रॉन है। और सर कहां चला गया? तो तीनों कक्षा में चल गया। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? आप कहिएगा बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहिएगा सर 8 और 2 10, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 हो जाएगी।
अब मेरे मित्र यहाँ पे सवाल ये है कि गुरुजी आप तो ये बता रहे थे कि जो वैलेंसी है वो कैसे निकाला जाता है, और आपने यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में पिरो भी दिया कि जो धातु की संयोजकता होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, और जो अधातु की संयोजकता होगी वो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो ये हम कैसे करेंगे मेरे मित्र? बिल्कुल आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को समझ गए हैं। क्या कहिएगा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगी, और किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा वो वैलेंस सेल कहलाएगा और बाकी का सेल कोर सेल कहलाएगा। तो मेरे मित्र अब आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे ये हमारा जो एल्युमिनियम है ये क्या है? आप कहिएगा धातु है। और आपने क्या बताया कि जो धातु की संयोजकता होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो मेरे मित्र जो आपका एल्युमिनियम धातु है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? आप कहेंगे सर 3 है। तो जाहिर सी बात है कि जो एल्युमिनियम की संयोजकता होगी यानी कि वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब मेरे मित्र अधातु की संयोजकता के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई मेरे जो कार्बन है वो आपका अधातु है और कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? आप सभी देख रहे हैं सर जी 4 है। तो जो कार्बन है मेरे मित्र इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर कार्बन की जो संयोजकता होगी वो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया? चला 4। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु की संयोजकता सर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। अब मैंने तो आपको यह बताया कि किसी परमाणु द्वारा त्याग, ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो त्याग और ग्रहण करने वाला कंसेप्ट क्या है गुरुजी? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम एक परमाणु लेते हैं सोडियम का जिसकी एटॉमिक नंबर 11 है। आप सबों को मालूम है। क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका हमको संयोजकता निकालना है। क्या बताया कि इसके द्वारा त्याग या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या कहोगे चिल्ला कि गुरुजी अगर ये इसका परमाणु है और ये इसका नाभिक है तो ये इसका पहला कक्षा होगा और ये इसका दूसरा कक्षा हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी पहला का जो नाभिक है इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? आप कहेंगे 2। ध्यान में रखिएगा कि जो ये परमाणु संख्या है इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बताएंगे भी, बस अभी समझने के लिए याद रखिएगा। और ये जो जेड है ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और मेरे मित्र किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही सर उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि Z इक्वल टू पी और P इक्वल टू ई होता है। तो किसी भी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या है सर उसमें उतना ही प्रोटॉन मौजूद है, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि गुरुजी हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता लगाएंगे। जेकर जितना परमाणु संख्या ओकरा में उतना ही सर इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस बात खत्म। अब ध्यान देंगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमारे पास कितना है? तो सर सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, बचा कितना? 9। अब दूसरा में कितना जाएगा? आप कहेगा सर दूसरा में नियम था 8 जाना चाहिए था, डाल दो चला 8। अब तीसरा आप कहेंगे सर हमारे पास बचा है 1 लेकिन नियम था तीसरा में 18 जाता है, तो हम कहेंगे जितना रहेगा उतने डालेंगे। आप कहेगा सर 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो सोडियम परमाणु है क्या इसको इच्छा नहीं हो रहा है कि ये स्टेबल हो जाए, अस्थाई हो जाए? याद रखिएगा कि केमिस्ट्री पूरा का पूरा 118 एलिमेंट का अस्थाई होने का खेल है, जिसमें से कुछ एलिमेंट अस्थाई हैं और कुछ अस्थाई नहीं है। तो वो अस्थाई होने के चक्कर में क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं या साझा करते हैं। तो मेरे मित्र सवाल ये है कि सर सोडियम कैसे अस्थाई बनेगा? मेरे मित्र सोडियम क्या है? धातु है। और आप सबों को मालूम है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद का जो कक्षा है उसमें सर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए किसी भी तरीके से तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मेरे मित्र वो अस्थाई हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा आप सभी कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कोई भी परमाणु हो, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति
उपस्थिति उसकी उसकी अस्थायित्व उसकी अस्थायित्व को बताता है। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चिला अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो सर किसको बताएगा? उस परमाणु के अस्थायित्व को बताएगा। अब आप बताओ कि आपको सर कहीं बाइक से जा रहे हो और थोड़ा सा ठोकर लग गया, आप गिर गए। अब आपके किसी एक उंगली में चोट लग गई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका जो एक उंगली है इसको काट के हटाना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि ये एक उंगली काट के हटाना पड़ेगा, क्यों? तो डॉक्टर कहेगा कि पूरा का पूरा विष आपके हाथ में फैल जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि पूरा हाथ खराब होगा, एक रात बढ़िया है कि ये उंगली काट के हटा दो। मेरे मित्र सेम चीज किसके साथ होता है? सर सोडियम परमाणु के साथ होता है, या आप कह सकते हो धातु के साथ होता है। क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसको अस्थायित्व पूरा करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि अगर इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायित्व तभी आएगा जब इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 1 है तो 7 को एक और से लेना होगा। अब 7 को लेने में चला क्या होगा? एक ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। 7 को इलेक्ट्रॉन का लोड इसका बाह्यतम कक्षा नहीं ले सकता है, तो उससे कम क्या है? तो सर उससे आसान है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लॉस करता है तो मेरे मित्र सोडियम जो है वो सोडियम ना रहता है, सोडियम ना रहता है, दोस्त ना रहा। अब क्या हो गया? तो चला ये सोडियम आयन बन गया, Na+ बन गया। और सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर सोडियम आयन तभी बनेगा जब सर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा। तो अगर ये सोडियम आयन का परमाणु है तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां रहेगा चिल्ला 2 इलेक्ट्रॉन और 8। सोडियम आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर जी 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। अब मेरे मित्र आपने अभी जस्ट एल्युमिनियम का जिक्र करा था, हम यहां पे एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। किसकी? सर कैल्शियम की। किसकी ले लेते हैं? कैल्शियम की। आप सभी क्या कहते हैं कि सर इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब मेरे मित्र इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में 8 और चौथे में कितना जाएगा? सर 2 जाएगा। अब आप बताओ कि कैल्शियम को अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, लेकिन इसके पास है कितना? सर 2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब जुटेगा सर। तो क्या कहेगा कि सर इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जबकि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत ही आसान है। तो मेरे मित्र ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये क्या करेगा? Ca2+ बना लेगा। और हम क्या कहेंगे कि सर जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे मित्र अगर हम एग्जाम्पल ले ले फ्लोरीन का अधातु के रूप में, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एटॉमिक नंबर 9 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा कक्षा में कितना जाएगा? आप कहेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आप क्या कहिएगा कि आप तो यह बताए हैं कि 2 या 8, तो इस 7 वाला जो है एक रही लॉस कर देगा। संभव ही नहीं है, क्योंकि सर ये जो दूसरा कक्षा है इसमें नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में मेरा नानी याद आ जाएगा चिल्ला, इतना एनर्जी लगेगा। तो आसान क्या है कि सर ये 1 इलेक्ट्रॉन केवल से कर्जा ले लेगा। तो मेरे मित्र जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो आप क्या कहेंगे कि ग्रहण कर रहा है। और इसीलिए मेरे मित्र फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? आप सभी कहते हो कि गुरुजी 1 हो जाती है और ये क्या बना लेता है? फ्लोरीन आयन बना लेता है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 1 हो गई। अब ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में सर 6। अभी बताओ कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पार लगेगा? आप कहिएगा सर यो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन केकरो से लेगा, तो कर्जा में न जाएगा चिल्ला। आप कहिएगा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये O2- बना लेगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आप कहिएगा सर इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो मेरे भाई आपको वैलेंसी के बारे में जो एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा ढड्ढर समझाया गया है वो कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट है जिसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करा है। और मुझे पूरे उम्मीद है कि अब आप सभी वैलेंसी के बारीकी को समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, कैसे निकलता है और इसके लिए कुछ रूल और टिप्स क्या है।
अब आपके एनसीईआरटी में अगला टॉपिक क्या है? तो सर यहाँ पे जो अलग अलग परमाणु हैं उसके सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा के आधार पर दिया गया है। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में कक्षा आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम किसकी बात करते हैं सर, कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो परमाणु के किसी कक्षा में या परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और मेरे मित्र, आप सभी को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा के में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। याद रखिएगा कि अगर हम बात करें हीलियम की तो मेरे मित्र इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके प्रथम कक्षा 2 में सर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसकी कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नो द पॉइंट। सर सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में सर 1 इलेक्ट्रॉन, तो कक्षा आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में सजाना कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मेरे मित्र, एल्यूमिनियम की बात करें एटॉमिक नंबर 13 होगा और आप सभी क्या कहेंगे, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में सर 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्षा एम में क्या जाएगा सर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो कक्षा आधारित बहुत ही सरल था, उप कक्षा भी तो होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा भी होती है और परमाणु के उप कक्षा को हम लोग एस, पी, डी और एफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां आई बटन में लिंक दिया हुआ है कि सबसेल आधारित पर हम लोग सबसेल यानी कि उप कक्षा के आधार पर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मेरे मित्र, आप इस वीडियो के माध्यम से सबसेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है उसको आप सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जाए, यहां देखिए कह रहा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किसी परमाणु की संयोजकता, आप कहेंगे उसकी संयोजन शक्ति को बताता है। किसको बताता है? संयोजन शक्ति को बताता है। अब मेरे मित्र, यहां पे आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझनी है और साथ में समस्थानिक और समभारिक को एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया आपको कि अगर हम परमाणु संख्या की बात करेंगे, अगर हम परमाणु संख्या की बात करेंगे तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बराबर होता है? तो आप सभी ये याद रखेंगे परिभाषा के रूप में, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है, उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। याद रखिएगा कि इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि सर Z इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, Z इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। याद रखना मेरे मित्र, चूंकि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, कभी भी आपसे कोई ये सवाल करे कि परमाणु क्या होते हैं तो आप सभी याद रखेंगे विद्युतता उदासीन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, और किसी परमाणु का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम भी चार्ज होता है चेला। बस हम इसको मान क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज के रूप में देखते हैं या यूनिट चार्ज मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक मतलब सर Z इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या है तो प्रोटॉन को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही चाहिए। बिल्कुल मेरे मित्र, और इसीलिए हम लोग Z इक्वल टू P इक्वल टू E पढ़ते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, किसी परमाणु की, तो जो द्रव्यमान संख्या होगा उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा क्या कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन यानी कि P एवं न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे चला जी फॉर्मूला के रूप में A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस एन। A इक्वल टू क्या होगा, P प्लस एन। अब किसी भी तत्व के परमाणु को उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान के सहारे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एनसीईआरटी इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि जो भी तत्व होगा उसका प्रतीक और द्रव्यमान संख्या को सर ऊपर लिखेंगे, परमाणु संख्या को नीचे लिखेंगे। जैसे x हमारा कोई परमाणु है तो मेरे मित्र इसका जो परमाणु संख्या होगा वो यहां लिखाएगा और जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो यहां लिखाएगा, सॉरी एटॉमिक मास जो होगा वो यहां लिखाएगा। तो किसी भी परमाणु को परमाणु संख्या और द्रव्यमान के सहारे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या मेरे मित्र हम लोग परमाणु संख्या को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी पुराना मेथड है, परेशान मत होइएगा, बहुत जगह पे आपको यही मेथड देखने को मिल जाता है कि जो हमारा तत्व है साथ ही साथ जो परमाणु संख्या है और साथ ही सर जो हमारा द्रव्यमान संख्या है। Z परमाणु संख्या को बता रहा है, A द्रव्यमान संख्या को बता रहा है। अब मेरे मित्र चर्चा आपको किसकी करनी है, समस्थानिक और समभारिक की करनी है। याद रखिएगा समस्थानिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो समस्थानिक लिखा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, वैसे परमाणुओं का समूह, वैसे परमाणुओं का समूह, वैसे परमाणुओं का समूह, समूह जिसका जिसका परमाणु संख्या समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो, समान हो किंतु किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आप सभी याद रखेंगे, समस्थानिक कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना एग्जाम्पल के तौर पे कि कार्बन 612, कार्बन 614 समस्थानिक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हीलियम 1-3 समस्थानिक है। सबका परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 क्या है सर, समस्थानिक है। मेरे मित्र याद रखेंगे अगर हम समभारिक की बात करेंगे तो समभारिक मतलब समान भार, इसको हम लोग इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। याद रखिएगा कि वैसे वैसे परमाणुओं का समूह, वैसे परमाणुओं का समूह, समूह जिसका 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 परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परंतु परमाणु संख्या, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, क्या कहलाएगा, आप याद रखेंगे समभारिक, समभारिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे मित्र अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें एग्जाम्पल की, तो जो हमारा आर्गन है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, कैल्शियम 2040, इन सभी का एटॉमिक मास समान है, इसीलिए ये समभारिक कहलाते हैं। और समस्थानिक में क्या होता है सर, परमाणु संख्या जो है वो समान होता है जबकि द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं उन सभी की संयोजकता 0 होती है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 या 8 होती है। कई जगहों पे मैंने देखा है कि पढ़ाया जाता है कि जो हमारा सर अक्रिय गैस तत्व है उसकी संयोजकता 8 होती है। गलत बात है, क्योंकि संयोजकता संयोजन शक्ति होती है और अक्रिय गैस कभी भी किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नेवर से दैट द नोबल गैस एलिमेंट हैव एनी नंबर ऑफ वैलेंसी। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जो अक्रिय गैस होगी सर उसकी कुछ वैलेंसी होगी। आगे मेरे मित्र आपको समस्थानिक का उपयोग याद रखना है जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद बाकी और कुछ नहीं है सर। यहां पे है, ध्यान में रखिएगा, ये तीनों ही उपयोग आपके लिए सर महत्वपूर्ण है। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा यहां पे समस्थानिक का उपयोग, क्योंकि इससे संबंधित सर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समस्थानिक का उपयोग, इससे संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं।
3 उपयोग है। पहला, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। याद रखिएगा कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। दूसरा याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और कई बार यह सवाल पूछा गया है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग आप सभी याद रखेंगे कैंसर के उपचार में, और तीसरा आप सभी ध्यान में रखेंगे कि घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग, घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है। मेरे मित्र, ये 3 समस्थानिक का उपयोग आपके लिए जरूरी है, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक के सभी चीजों को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब आपको परमाणु संरचना से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।